जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई लाइव वीडियो में। और दोस्तों, आज का जो सबसे ज्वलंत और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि राहुल गांधी या तो सबूत दे या फिर उद्देश्य से माफी मांगे। चर्चा करेंगे इस पर कि किस तरीके से राहुल गांधी ने आज अपनी बिहार की वोट अधिकार रैली से अपना जो एजेंडा है वो साफ किया, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से आज राहुल गांधी के झूठ की बखिया उधेड़ कर रख दी। पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण और बड़ी जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनडीए की तरफ से ये ऐलान हो चुका है, सीपी राधा कृष्णन वो होंगे एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, जिस पर अभी तक जगदीप धनखड़ काम कर रहे थे। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद अब सीपी राधाकृष्णन का नाम उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की तरफ से सामने आ रहा है। जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा कर दी है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस पर मोहर लग चुकी है, और एनडीए के जितने भी साथी दल हैं उनकी भी इस पर सहमति बन चुकी है। तो अब उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होगा सितंबर के पहले सप्ताह के आसपास, उस समय सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, क्योंकि एनडीए के पास मेजोरिटी नंबर्स हैं। और सीपी राधाकृष्णन कौन है? ये बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के ही हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो सीपी राधाकृष्णन बनने वाले हैं देश के अगले उपराष्ट्रपति। तो इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, आज नहीं कल करेंगे। तो जिस बारे में मैं बात कर रहा था वो थी कि राहुल गांधी या तो सबूत देंगे या फिर देश से माफी मांगेंगे। अब ये राहुल गांधी को तय करना है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ शब्दों में राहुल गांधी के लगाए हर आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी का नाम लिए बिना उसे चुनौती देते हुए कहा है कि भाई, आप जो आरोप हम पर लगा रहे हैं वो आप हमें रिटर्न में लिखकर सबूत के साथ दीजिए कि भाई आपने ये जांच करी। आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर लोगों को भरमा रहे हैं कि आपने जांच करी है, ये आपको मिला है, ये मिला है, पीपीटी दिखा रहे हैं। पहली बात तो चुनाव आयोग ने कहा है कि वो डेटा हमारा नहीं है, वो डेटा आपकी पार्टी का है, हमारा डेटा वो नहीं है, हमने आपको कोई डेटा नहीं दिया है। सीधे तौर पर वो पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से आप कोई भी डेटा इस्तेमाल करके ये पीपीटी बनाई है, उससे हमारे ऊपर किसी भी चुनाव चोरी का आरोप सिद्ध नहीं होता है। और अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप उन आरोपों को लिखित में लिख कर दीजिए, और जो जो भी पीपीटी में आपने चीजें दिखाई हैं वो सबूत के तौर पर जमा कराइए ताकि उसकी जांच की जा सके। दूसरा, राहुल गांधी आज बिहार में पहुंचे। तेजस्वी यादव और उनके चारा चोर पिता लालू यादव, जी हाँ, चारा चोर सजा याफ्ता है, सजा मिल चुकी है, अभी बीमारी का बहाना बनाकर जमानत पर घूम रहे हैं। जैसे कि जमानत पर दो और लोग घूम रहे हैं जिनके बारे में बड़ी बात होती है, एक आसाराम बापू है और एक राम रहीम है। दोनों ही बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, और इन दोनों को जेल के पीछे होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों सरकारें और अदालतें इन्हें बार बार जमानत दे रही हैं। और यही हाल है लालू प्रसाद यादव का। चारा चोरी के इल्जाम में सजा पा चुके हैं, कुछ समय जेल में भी रहे, लेकिन अपने सियासी कनेक्शनों का इस्तेमाल करके बीमारी का बहाना बनाकर लगातार जेल से बाहर घूम रहे हैं। अदालत ने जमानत की शर्त में कहा था कि किसी भी राजनीतिक इवेंट या किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया कह लीजिए या फिर राजनीतिक एक्टिविटी कह लीजिए, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और इन्होंने भी कहा था कि हाँ हाँ जज साहब, बिल्कुल हम अपनी बीमारी के लिए जमानत ले रहे हैं, हम आराम करेंगे, अपना इलाज कराएंगे। लेकिन हो रहा है बिल्कुल उसका उल्टा।
लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय है लालू यादव। लगातार पहले चोरी की और अब सीना जोरी कर रहा है कानून के साथ। मोदी को सिखा रहे हैं कि मोदी वोट चोर है और उसे गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अब देखिए, एक आदमी चोरी के इल्जाम में सजा याफ्ता है और वो दूसरे को वोट चोर बता रहा है। चलिए, डेमोक्रेसी है, सब कुछ मुमकिन है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें सभी कांग्रेस के लोग ये बताते हैं कि ये देश के दलितों की आवाज हैं, देश के दलितों की देश के दलितों का चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, तो भाई फिर मायावती जी कौन है? वो देश के दलितों का चेहरा नहीं है, उनकी आवाज नहीं है? चंद्रशेखर रावण कौन है? क्या वो दलितों की आवाज नहीं है? या उसकी आवाज में कम बड़ा स्पीकर लगा है? या उसकी आवाज रिमोट से डाउन कर दी जाती कि भाई आपकी आवाज सबसे बड़ी? तो मतलब एक तरीके की मैसेजिंग है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दलित समाज से आते हैं और दलितों के सबसे बड़े चेहरे, देश के सबसे बड़े दलित चेहरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वो क्या कह रहे हैं, इस चुनावी चुनावी मंच था, नाम कुछ भी रख दीजिए, वोट अधिकार रैली रख दीजिए, संविधान बचाओ रैली रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, वो है राजनीतिक मंच ही। उससे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, जनता जो भी उनके कार्यकर्ता लेकर आए होंगे या कार्यकर्ता खुद वहां होंगे, तो उनसे कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि मोदी को गद्दी से उतारो। जब तक मोदी गद्दी से नहीं उतरेगा, अधिकार सुरक्षित नहीं है। किस चीज का अधिकार? घोटाले करने का, या फिर अपनी मनमर्जी से देश को चलाने का अधिकार सुरक्षित नहीं? इसी में आगे जोड़ते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी को अगर गद्दी से नहीं उतारा तो आपके वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। वही वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने छीन लिया था 1975 में इमरजेंसी लगाकर, वैसे ही छीनेगा ना। या फिर जिस तरीके से देश की तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने, उसमें लालू यादव सबसे प्रमुख है और आज के समय में टीएमसी, बूथ कैप्चरिंग, वोट चोरी का सबसे बड़ा उदाहरण इन दोनों ही पार्टियों ने किया है। तो क्या उस तरीके का अधिकार चाह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि भैया बूथ कैप्चरिंग करने का मौका मिल जाए, थोड़ा थोड़ा अपनी मर्जी से ठप्पे लगाने का? खैर, ठप्पा तो नहीं चलेगा, ईवीएम ही चलेगी, तो दबा दब दब बटन दबाएंगे ईवीएम का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर वोट की चोरी कर रहा है। मेरा आज भी सवाल वही है, अगर वोट की चोरी नरेंद्र मोदी ने की है तो 240 क्यों, 272 क्यों नहीं? इसका जवाब कोई भी कांग्रेस का सपोर्टर हो, विपक्ष का सपोर्टर हो, वो देना चाहे तो दे सकता है। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई देश में संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। खास करके चुनाव आयोग का ही नाम लेना चाह रहे थे लेकिन लिया नहीं सीधे तौर पर। तो मैं बता देता हूँ कि चुनाव आयोग में एक समय ऐसा था जब चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त, तो जो आज के समय में ज्ञानेश कुमार हैं, उस समय में नवीन चावला हुआ करता था। एक नवीन चावला कौन था? वो कहता था कि मैं सोनिया गांधी का तीसरा बेटा हूं। अखबार में बड़ी बड़ी खबरें आती थी कि सोनिया गांधी हैज अपॉइंटेड नवीन चावला एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब समझ रहे हैं, देश का पीएम कौन था? मनमोहन सिंह। उसकी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास था? मनमोहन सिंह के पास। नियुक्ति किसने की? सोनिया गांधी। तो वही अधिकार राहुल गांधी चाहते हैं। सीधी बात ही है कि देश की जो भी नियुक्ति हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हो, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो, चाहे ईडी कमिश्नर की हो, रॉ के चेयरमैन की हो, सीबीआई डायरेक्टर की हो, वो सारी नियुक्तियां राहुल गांधी करें अपने मन से, अपने मन की मौज से, और अपने हिसाब से देश को हाकें।
क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जीते ही नहीं थे। 240 सीट लाने वाला थोड़ी जीतता है, जीता तो 99 सीट लाने वाला है, क्योंकि पिछली बार से उसकी 44, फिर 53, फिर 99, तो जीता कौन? भाई राहुल गांधी तो जीते। बीजेपी की तो 303 थी, 303 से 240 आ गए, यानी कि सीटें कम हो गई, सीटें कम हो गई तो हार गए। अब राहुल गांधी की कांग्रेस की 53 से 99 हो गई भाई, लगभग दोगुनी, तो जीता कौन? राहुल गांधी। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि देश में अब नरेंद्र मोदी सरकार छोड़कर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए और राहुल गांधी अपने हिसाब से देश चला ले। बहरहाल ऐसा होता नहीं है। संविधान के अंदर सारी प्रक्रियाएं पहले से ही लिखित हैं और उन्हीं के हिसाब से काम होता है। राहुल गांधी कितना भी आरोप लगाते रहे, जब तक सबूत नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 10-12 मिनट उन्होंने एक वो होता है कि भाई चुनाव आयोग क्या क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या पारदर्शिता है, सारी चीजें उन्होंने बताई कि भाई सबको वोट देना चाहिए, इतने वोटर होते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं, वो सब उन्होंने बताया। उसके बाद वहाँ 100-150 जो पत्रकार थे उनके सवाल उन्होंने लिए, सबके 5-5 के पूल में कि भाई आप सवाल पूछिए, मैं सबका जवाब देता हूँ। तो उन्होंने सबका जवाब दिया। जवाब क्या दिया? मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि भाई देश के अंदर लगभग 1 करोड़ के आसपास, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसकी बात हुई कि 1 करोड़ के आसपास जो चुनावी ड्यूटी में लगे हुए लोग थे, ये उनकी संख्या थी 1 करोड़। दूसरा, 10 लाख के आसपास लोग जो बीएलओ रहे, जो घर घर जाकर वोट बनाते हैं और वोट बनाते समय लोगों से जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसको एक एक एकत्रित करके उसका पूरा एक लिस्ट बनती है, सब चीजें होती हैं। इसके अलावा 20 लाख पोलिंग एजेंट, यानी कि पोलिंग एजेंट कौन होता है? जितने भी प्रत्याशी होते हैं उन सबके पोलिंग एजेंट होते हैं, और वो जहाँ काउंटिंग होती है वहां भी होते हैं, जहाँ वोट पड़ रही होती है जितने भी बूथ होते हैं वहां भी होते हैं। और वो एक एक वोटर का पहले चेक करते हैं। पर कई तो खुद बुला बुला कर लेके आते हैं, जो जो उन्हें पता होता है कि भाई ये उनकी पार्टी को वोट देने वाला व्यक्ति है, उसके घर जाते हैं, उसे लेकर आते हैं। उनके पास वोटर लिस्ट होती है जो चुनाव आयोग से उन्हें मिली होती है, उसमें वो टैली करते हैं कि भाई हाँ ये वोटर है, ये इसका नाम है, इसकी वोट हमारे पास है या इसके पास है, वो बनी हुई है, वो अंदर भेज देते हैं। अंदर जाएंगे तो आपका चेक होता है, जब सिक्योरिटी होती है वो आपको अंदर भेजती है, वहाँ चेक होता है कि भाई आपका क्या नाम है, आपकी शक्ल देखी जाती है, आपके हाथ पे स्याही लगती है, उसके बाद जाकर आप वोट डालते हैं। दो 2 या 3 लेयर में आपकी चेकिंग होती है वोट डालने से पहले। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई 1.5 लाख, वो तो एक जगह का बता रहे हैं कि 1.5 लाख वोट फर्जी हैं एक जगह। क्यों? क्योंकि वहां राहुल गांधी जो है वो 1.5 लाख की मार्जिन से सीट हारे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो 1.5 लाख के जो वोट है, जो मार्जिन है, वो सब फर्जी। अब मैं पूछता हूँ, आसाम में कांग्रेस 11 लाख वोटों से जीती, और जिससे जीती AIUDF का एक मुस्लिम बदरुद्दीन नाम है, शायद अजमल बदरुद्दीन कुछ ऐसा नाम है, आसाम के अंदर, वो व्यक्ति वहां से लगातार जीत रहा था और अच्छे तरीके से जीत रहा था। इस बार कांग्रेस कैसे जीत गई, कैसे मिले 11 लाख वोट? वहां 11 लाख वोट फर्जी डलवाए क्या कांग्रेस ने? नहीं ना। राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे 2019 में, हराया था ना स्मृति ईरानी ने, फिर भागकर वायनाड चले गए। इस बार वहां से इन्होंने अपने एक पारिवारिक कर्मचारी हैं इनके, किशोरी लाल, उनको खड़ा किया। किशोरी लाल जीत गए अमेठी से। कैसे जीत गए? वहां से तो स्मृति ईरानी जीती हुई थी। तो क्या वहां पर वोट चोरी करा लिया कांग्रेस ने? तो ये जो तर्क है कि भाई इतने मार्जिन से हम जीत गए और वो जीत गए तो वो वोट फर्जी हैं, एक और तर्क दे रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं कि भाई जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आते हैं, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है, यानी कि जो इनका महागठबंधन जो भी था विधानसभा में, और कह रहे हैं कि वहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है?
अरे भाई, लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को 350 सीटें मिल रही। तो ऐसा कैसे हो गया कि बीजेपी 240 पे रह गई? मतलब वहां लोकसभा में जब महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को सीटें बढ़िया मिल गई, वो लोकतंत्र की जीत है। वहां कोई वोट चोरी नहीं। लेकिन विधानसभा के अंदर वहीं बीजेपी को सीटें अच्छी मिल गई और बीजेपी जीत गई, वहां वोट चोरी है। वहां लोकतंत्र की हार है। वहां लोकतंत्र के साथ घोटाला हो रहा है। ये सेलेक्टिव पिक एंड चूज और अपने मन से मनगढ़ंत बनाई कहानियां, इनको लगता है इनसे वोटर प्रभावित होते हैं। देखिए, कुछ वोटर जरूर होते होंगे लेकिन सब नहीं होते। आज का समय है, सोशल मीडिया का समय है, हर किसी के पास सारी जानकारियां हैं। ज्ञानेश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि भाई, हम देश के वोटर के साथ खड़े हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, बच्चा हो, जो भी हो, हम उसके साथ खड़े हैं। किसी का वोट कटेगा, वो अपना वोट दोबारा बनवा सकता है। किसी के पास दो वोट हैं। अब देखिए, ऐसा भी तो होता है ना कि आज मैं किसी एक शहर में रहता हूँ, मेरा यहाँ वोट है, मेरी नौकरी फिर किसी दूसरे शहर में लग गई, मैंने वहां जाकर अपना वोट बनवा लिया, यहाँ का वोट मैंने सरेंडर नहीं किया, तो मेरा यहाँ भी वोट है, वहां भी वोट। तो वो भी प्रक्रियाएं हैं उसे खत्म करने की, जिसको एसआईआर अभी कह रहे हैं। कि एसआईआर क्या है? वो इसी के लिए है, जो लोग मर गए उनका डेटा क्लीन अप किया जाए, जो लोग दूसरी जगह चले गए उनका डेटा क्लीन अप हो, जो लोगों के पास दो दो हैं वोटर आईडी कार्ड, उनका डेटा क्लीन अप हो। उसकी जरूरत है देश को। बिहार में उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बेंगलोर में जाके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां कहते हैं कि एसआईआर की जरूरत है। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुए ना राहुल गांधी की। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भाई, जिन लोगों के घर के एड्रेस जीरो दिखाए गए हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं किसी के घर का एड्रेस जीरो कैसे हो सकता है? भाई, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ अवैध कॉलोनियां होती हैं। वहाँ आपकी म्यूनसिपालिटी होगी, तो म्यूनसिपालिटी कोई नंबर नहीं देती है वहाँ के घरों को। क्यों? क्योंकि भाई वो अवैध कॉलोनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो और 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका 3-5 हो जाएगा, कुछ ना कुछ वो या तो हटेगी या फिर उसे कोई मान्यता दी जाएगी। मान्यता दी जाएगी तो नंबर मिल जाएगा म्यूनसिपालिटी से। जब तक मान्यता नहीं है, कोई नंबर नहीं। लेकिन लोग तो वहाँ रह रहे हैं, वोट तो डालेंगे वो लोग। अब जब मकान का नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे? राहुल गांधी का नाम थोड़ी लिखेंगे उस वोटर मकान नंबर के। तो जीरो डाल दिया। कुछ लोग अपने घरों से काम करने के लिए निकलते हैं, नहीं आते हैं वापस, प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, कई कई दिन तक वहीं रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर परमानेंट घर नहीं है, जिनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, लेकिन वोट डालने का अधिकार तो है। अब वोट डालने का अधिकार है तो उनके घर का एड्रेस ऐसा तो नहीं है कि जब तक एड्रेस नहीं होगा वो वोट नहीं बनेगी। वोट तो बनेगी ना। तो इसलिए उनका एड्रेस जीरो कर दिया। अब राहुल गांधी क्या है ना, उन्हें लगता है, और बहुत साफ सीधी सी बात है कि जब तक राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष, ये लोग नहीं जीत जाएंगे, इनको हमेशा चुनाव आयोग में, वोटिंग में, वोटरों में, चुनाव की प्रक्रिया में, सब में गड़बड़ी नजर आएगी। मैं तो राहुल गांधी से, उनके समर्थकों से, उनके चाहने वालों से, विपक्ष वालों से पूछना चाहता हूँ कि अब ईवीएम क्या हुआ? ईवीएम को क्लीन चिट दे दिए? मतलब ईवीएम अब पाक साफ है ना आपके हिसाब से? सारी दिक्कत अब वोटों की चोरी से है। अब ईवीएम तो, अब कोई दिक्कत नहीं है ईवीएम में, मतलब ईवीएम अब सही काम कर रही है। इतने सालों से ईवीएम का हल्ला मचा रखा था, अब वो ईवीएम पर वो एंगेजमेंट मिली नहीं, वो ट्रैक्शन मिला नहीं। तो इसीलिए इन्हें लगा कि नहीं भाई, वोटर लिस्ट पे ही सवाल खड़ा करो। ठीक है, ईवीएम तो साबित नहीं कर पाए, अब वोटर लिस्ट पे आए हैं। वोटर लिस्ट भी साबित नहीं कर पाएंगे तो अगले दिन कहेंगे भाई देखिए, ये वोटर ही फर्जी हैं। अभी तो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी बता रहे हैं, अभी जो लोग वोट करने जाते हैं अब ये उनमें गड़बड़ी बताएंगे अगली बार। ये मानसिक दिवालियापन की पहली निशानी होती है कि आप अपने मुद्दे टिक नहीं पाते हैं, साबित कर नहीं पाते हैं, तो कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो जब आदमी चुनाव हारता है तो कुछ ना कुछ कारण तो देता ही है, तो वही राहुल गांधी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे इस बात की खुशी है कि ईवीएम, उसको क्लीन चिट मिल गई है राहुल गांधी से। और अब चुनाव अगली बार जब होंगे ईवीएम से, तो देखिए ईवीएम पर तो सवाल नहीं उठा सकते अब, क्योंकि अब ईवीएम तो पाक साफ है ना।
तो अब ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे को ये लगता है कि राहुल गांधी को तुरंत लिखित में ये सब सबूत दे देने चाहिए और कहना चाहिए कि मैं इलेक्शन कमीशन को सबक सिखा के रहूंगा, जो चोरी राहुल गांधी ने पकड़ी वो साबित करके रहेंगे। ये करना चाहिए। और अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो भाई सीधे तौर पर यही माना जाएगा ना कि राहुल गांधी या तो झूठ बोल रहे हैं। भाई जो आदमी सच बोल रहा है उसे किसी का डर नहीं है ना। आप लोग सच बोलते हैं तो आपको किसी का डर नहीं होना चाहिए। अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो उन्हें किस बात का डर है? वो तो कह रहे हैं कि डेटा भी चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग का डेटा तो चुनाव आयोग ही फंसेगा ना। राहुल गांधी थोड़ी फंसेंगे, वो तो सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी को लिख के देना चाहिए, चुनाव आयोग की ऐसी तैसी कर देनी चाहिए अपने डेटा के साथ, और सही करानी चाहिए। उनकी मांग उनके हिसाब से बिल्कुल जायज है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, चुनाव आयोग को लिख के देना चाहिए और आगे बढ़ते रहें इसी तरीके से, ताकि देश देखे कि भारत का विपक्ष किस तरीके से नाकारा और निकम्मा है, जो देश के असल मुद्दों को छोड़कर इस चक्कर में लग गया है कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाकर मैं देश की जनता को भरमा लूं और सत्ता हासिल करूं। एक और बात मुझे याद आ रही है जाते जाते कि एक वीआईपी पार्टी है बिहार के अंदर, उसके वो है जो मुखिया हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई चुनाव आयोग जो है वो राहुल गांधी से डरता है, और इसीलिए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन रखी जिस दिन चुनाव राहुल गांधी रैली करने आए। मतलब यार, अभी तक तो ये ऑपरेशन सिंदूर पर कह रहे थे अखिलेश यादव जैसे लोग कि भाई आतंकवादियों को उसी दिन क्यों मारा जिस दिन संसद के अंदर सत्र चल रहा है, पहले क्यों नहीं मारा। अब ये कह रहे हैं चुनाव आयोग ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी जिस दिन राहुल गांधी की रैली। यार डिसाइड कर लो यार आपस में मिलके, भाई बड़े लोग हो तुम तो, नंबर भी होंगे एक दूसरे के, तो आपस में डिसाइड करके आया करो यार। जनता के बीच में इस तरीके से मजाक मत बनवाओ, नेता लोग हो, थोड़ा सेंसिबल बात किया करो। और अच्छा नहीं लगता यार लोग गालियां देते हैं तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातों पर। तो चलिए, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट्स में बताइए, और आपकी जो भी राय है आज के रैली पर, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो नाम आया है उस पर, ये प्रेस जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर, आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, कल फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।